कर्नाटक के मांड्या से, जहां पर गणेश विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। हमारी दूसरी बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से है, जहां पर आज नामांकन का आखिरी दिन और देर रात कांग्रेस पार्टी ने 2 लिस्ट को जारी किया। तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां संजौली मस्जिद विवाद को लेकर कल हुए प्रदर्शन के बाद आज व्यापारियों ने शिमला बंद का ऐलान किया है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे रेलवे के खिलाफ हो रही साजिशों पर, जहां पर आपको बताएंगे ट्रैक की सुरक्षा को लेकर रेल मंत्रालय ने कौन सी तैयारियां की। और बुलेटिन में आगे खुलासा करेंगे घाटी में आतंकियों को कौन भेज रहा है विदेशी हथियार। और बुलेटिन के आखिर में हम आपको दिखाएंगे कोलकाता में हड़ताली डॉक्टरों ने क्यों नहीं मानी ममता सरकार की बात। ये तमाम बड़ी खबरें आगे बुलेटिन में होंगी। एजेंडा फुल एंड फाइनल की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि कर्नाटक से है। कर्नाटक के मांड्या में तनाव है। गणेश विसर्जन के दौरान पथराव हुआ है, 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। पथराव के बाद आगजनी भी की गई। अब तक 50 लोग गिरफ्तार किए गए। तो देखिए, ये तस्वीरें सामने आ रही है मांड्या से, जहां पर गणेश विसर्जन के दौरान ये स्थिति पैदा हो गई, तनाव पैदा हो गया और यहां पर पथराव की घटना हुई। 2 पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। पथराव के बाद आगजनी की भी घटना हुई। अभी तक इस मामले में 50 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। और इस वक्त हमारे साथ बेंगलुरु से राम जुड़े हुए हैं। राम से बात करेंगे। राम, फिलहाल सिचुएशन क्या है और ये स्थिति पैदा क्यों हुई? ये हालात, ये सिचुएशन, ये पत्थरबाजी की कंडीशन क्यों आ गई गणेश विसर्जन के दौरान? करण जी, क्या कर्नाटका का मंड्या का नागमंगला में गणेशा का प्रोसेशन था। वो प्रोसेशन चलने के टाइम में एक दरगाह के सामने से जो प्रोसेशन गुजर रहा था, वो समय पे वहाँ जो मौजूद लोग थे, यहाँ से नहीं जाने को मना किया हुआ है। उस टाइम में कुछ झगड़ा हुआ था, उसका हिसाब से हम आप देख सकते हैं। हाँ, नागमंगला के बाहर का एक गुजरी है, यहाँ पर वाहनों को आग लगाया गया है। एक ऑटो है, उसको भी आग लगाया गया है। सिर्फ वहाँ से गुजरने के लिए वो लोग मना कर रहे थे, यहाँ से नहीं जाने का है करके। उसके बाद जो गलाटा हुआ है, वो हिसाब से सभी जगह आग लगाने का वो जो दुकान को आग लगाया गया है, व्हीकल को आग लगाया गया है। अभी तक 50 लोगों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया हुआ है। अभी भी यहाँ का जो माहौल है ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये एक शहर में पूरा जो है 144 सेक्शन लगा हुआ है। सो यहाँ का जो गणपति का जो विसर्जन था, वही हिसाब से आरंभ हुआ था ये झगड़ा। अभी भी यहाँ परिस्थिति वैसे ही है। करण जी, बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि अभी भी सिचुएशन ऐसे ही है। क्या इस पथराव में लोग घायल भी हुए हैं, इंजर्ड भी हुए हैं? ऐसी कोई जानकारी, किसी को कोई नुकसान भी पहुंचा है? नुकसान तो अभी वहाँ जो व्हीकल है, जो यहाँ दुकान है, वहाँ पर आग लगाया हुआ एक खबर तो है। उसके अलावा जो पुलिस लोग यहाँ पे बंदोबस्त में लगाए थे, उनको भी थोड़ा लगा पत्थरबाजी जो किया गया था, उस में वो भी इंजूर हुआ है करके जो इंफॉर्मेशन मिला है। अभी तक ऑफिशियली तो ये नहीं है, क्योंकि जब ये गलाटा हुआ था तब तक पुलिस वहाँ पहुँच गए थे। दोनों तरफ से जो भी लोग हैं, वहाँ से वापस भेजने का जो काम हुआ था, वो हिसाब से इतना तो घायल तो नहीं हुआ है। लेकिन लोग वहाँ से जाने के बाद तो नागमंगला में जहाँ से वो गलाटा आरंभ हुआ था, वहाँ से जाके बाहर जो दुकानें हैं और यहाँ भी व्हीकल मिलता है, वहाँ पे आग लगाने का काम हुआ है। इसलिए अभी तो फिलहाल ऐसे ही दुकानों में आग लगाया गया है और व्हीकल में आग लगाया गया है। अभी इंजरी की घटना हुई है, तनाव बहुत मौजूद है। जैसा राम आप बता रहे हैं कि मंड्या में अभी भी टेंशन बरकरार है, 50 लोगों की गिरफ्तारी है। शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए। और कर्नाटक के मांड्या से जो तस्वीरें आई हैं, इस बात के सबूत हैं कि वहां गणेश विसर्जन के दौरान उपद्रव और तनाव चरम पर था। आपको हम 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक फ्रेम पर अगर नजर आप डालेंगे, जो पहली तस्वीर है, पहली तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो वो पथराव की तस्वीर है और दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। इस तरह से घटना सामने आई है और
अगली तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं बिग वॉल पर, ये दो तस्वीरें आपके सामने। तो मांड्या में ये तनाव हुआ। ये जो पहली तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, आप देखिए कि इसमें पथराव हो रहा है, दोनों तरफ से जबरदस्त पत्थरबाजी हो रही है और इस पथराव में जो है इस पथराव ने इलाके में इतना तनाव बढ़ा दिया कि उसके बाद से दूसरी तस्वीर पर अगर गौर करें आप, तो यहां पर आगजनी की घटना हुई, दुकानों को आग लगाई गई, वाहनों को आग लगाई गई। तो मांड्या में तनाव अभी बरकरार है और ये जो दो तस्वीरें हैं उस समय की हैं जब ये पत्थरबाजी हुई, ये टेंशन एस्केलेट हुआ, ये तनाव बढ़ा। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब खबर हरियाणा से है। बड़ी खबर आप देखिए, हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने देर रात जारी की है 2 लिस्ट। कांग्रेस ने देर रात उम्मीदवारों की 2 लिस्ट को जारी किया। पहली लिस्ट में 40 और दूसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने अभी तक 86 सीटों पर घोषित किए हैं अपने उम्मीदवार। हरियाणा में आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। तो कांग्रेस की नई लिस्ट की खास बात आपको बता दें, फटाफट आप देखिए। कांग्रेस के 2 सांसदों के बेटे को टिकट दिया गया। रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य को कैथल से टिकट दिया गया। जयप्रकाश जेपी के बेटे विकास को कलयाद से टिकट दिया गया है। मुलाना से अंबाला सांसद वरुण चौधरी की पत्नी को टिकट। 28 नेताओं का टिकट काटा गया है। एक की सीट बदली गई। राव इंद्रजीत सिंह के भाई राव यादवेंद्र सिंह का टिकट कटा है। पंचकुला से भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट मिला है। रानिया से यूट्यूबर सर्वमित्र कंबोज को टिकट दिया गया है। तो ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं हरियाणा में जो लिस्ट जारी की गई। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। कुमार, बड़ी बात तो यह है कि 28 नेताओं के टिकट कटे हैं और क्या बातें निकल कर आ रही है, कैसे समीकरण साधे गए हैं जो 2 लिस्ट सामने आई है? देखिए, कांग्रेस ने सिटिंग सभी विधायकों को टिकट पहले ही दे दिए थे। 28 नेता वो हैं जो पिछली बार चुनाव लड़े थे। इस बार कांग्रेस ने वहां से नए नेताओं को टिकट दिया है, लेकिन किसी विधायक का टिकट काटा नहीं गया है। और दूसरी अहम बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने, आप देखिए, कल देर रात, मतलब कि आप कह सकते हैं कि 12 बजे के बाद और फिर रात में तकरीबन 2:30 बजे 5 लोगों की सूची जारी करी है। तो कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये रही है कि जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी से उसका तालमेल नहीं हो पाया और उसके अलावा जेजेपी और इनेलो के साथ आजाद समाज पार्टी और बसपा गठबंधन है, ऐसे में 3 विकल्प उन उम्मीदवारों को मिल जाते हैं जिनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला है और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उनको समय ना मिले, वो किसी और दल में जाकर नामांकन न दाखिल करने पाए, इसलिए कांग्रेस ने रणनीति के तहत 49 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को रोक करके रखा था और देर रात कांग्रेस सूची जारी करी है। अब ऐसे में 4 सीटें अभी खाली हैं, तो इसको देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सीटें समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के लिए, बिल्कुल, क्योंकि अब सिर्फ 4 का इंतजार बचा हुआ है और बाकी सभी सीटों पर जो उम्मीदवार है वो घोषित कर दिए गए। शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत इस पूरी जानकारी के लिए। एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का। जिया संजौली में लाठीचार्ज के विरोध में आज शिमला बंद का ऐलान किया गया है। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक दुकानों को बंद रखने की अपील की गई है। शिमला व्यापार मंडल ने यह बंद बुलाया है। आज भी शिमला में हो सकता है प्रदर्शन। संजौली मस्जिद विवाद, जी हां, शिमला बंद का आज ऐलान किया गया है। तो संजौली में लाठीचार्ज से शिमला के व्यापारी काफी नाराज हैं और इसी वजह से ये बंद बुलाया गया। अवैध निर्माण, लाठीचार्ज के खिलाफ आज शिमला बंद और सुबह 10 बजे से 1 बजे तक दुकानों को बंद रखने की अपील की गई है। सुबह 11 बजे शिमला में कई जगहों पर प्रदर्शन संभव है। शेरे पंजाब से सीटीओ तक विरोध रैली निकाले जाने की उम्मीद है। कल भी मॉल रोड की दुकानें 1 घंटे के लिए बंद थी। अभिजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़े। अभिजीत, कल का हमने देखा माहौल कैसा था, तनावपूर्ण रहा, लाठीचार्ज की नौबत आ गई। आज जो बंद बुलाया गया है उसको लेकर वहां पर क्या लोग कह रहे हैं? क्या आज भी प्रशासन की तरफ से कल जैसा ही एहतियात देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरह से कल प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उसमें कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए और उसके बाद से यहाँ के स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर बहुत आक्रोश है कि लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने बल प्रयोग क्यों किया। उनका कहना था कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए संजौली चौक की तरफ बढ़ रहे थे और इसका असर ये हुआ है कि शिमला के व्यापार मंडल ने आज आह्वान किया है कि दोपहर तक सभी दुकानें बंद रखी जाए, यानी बाजार बंद रखा जाएगा। उसके अलावा शिमला एसपी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हो सकते हैं और उसके अलावा जगह जगह मार्केट एसोसिएशन जो भी है, व्यापार मंडल जो भी है, वो एकजुट होकर प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा जो नई डेवलपमेंट सामने आई है कि
पूरे हिमाचल प्रदेश में तमाम मस्जिदों के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। ये एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। मुख्यमंत्री ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक करके पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और उसके बाद माहौल को देखते हुए पूरे हिमाचल प्रदेश में तमाम मस्जिद और तमाम वो इलाके जहां पर मुस्लिम आबादी है वहां पर विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था वहां पर लगाई गई है और हिमाचल प्रदेश में जो भी गाड़ियां आएंगी सब चेकिंग के बाद उनको प्रवेश दिया जाएगा। प्रॉपर चेकिंग के बाद ही वो शहरों में जा सकेंगी, क्योंकि यहाँ का माहौल जो है आगे और बिगड़ सकता है, इस बात की आशंका जताई जा रही है। तो ये कल के प्रदर्शन के बाद पूरे के पूरे हिमाचल में अलर्ट कर दिया गया है। और दूसरा शिमला में आज बंद का आह्वान किया गया है व्यापार मंडल की तरफ से। नजर आप बनाए रखें, हम लौटेंगे आपके पास, लौटते रहेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अगली अहम खबर का रुख करते हैं। रेल मंत्रालय की पहल से जुड़ी अहम खबर है। ट्रैक की सुरक्षा को लेकर रेल मंत्रालय की बहुत बड़ी तैयारी। इंजन और कोच में कैमरे लगाने का फैसला लिया गया है। इंजन के सामने और साइड में भी कैमरे लगाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से हाल फिलहाल में ट्रैक पर साजिशों की घटनाएं बढ़ी हैं, इसके बाद अब इसको रोकने के लिए और इसको देखने के लिए, जांच के लिए इंजन के सामने और बगल में, साइड में कैमरा लगाने का फैसला किया गया है, ताकि ऐसी किसी भी साजिश को वक्त रहते रोका जा सके या फिर कौन है जो ऐसी साजिश में शामिल है उनका पता लगाया जा सके। तो ट्रैक की सुरक्षा को लेकर रेल मंत्रालय की बहुत बड़ी तैयारी। इंजन के सामने और साइड में कैमरे लगाने का फैसला। तो रेल मंत्रालय की तैयारी क्या है? कैमरे से अब कैसे होगी निगरानी? आप जरा जानिए। इंजन और कोच में लगेंगे कैमरे। इंजन के सामने कैमरों को लगाया जाएगा। इंजन के दोनों तरफ कैमरे लगाए जाएंगे, यानी दोनों साइड्स पर। कोच के दोनों साइड कैमरे लगेंगे। जो फैसला लिया गया है, गार्ड कोच में भी कैमरा लगाया जाएगा। एक ट्रेन में कुल मिलाकर 8 कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे से ट्रैक की निगरानी होगी। ट्रैक के चारों तरफ निगरानी की जाएगी। 1200 करोड़ की लागत इसमें कुल मिलाकर आएगी। 3 महीने में कैमरे लगने शुरू भी हो जाएंगे। 1 साल में पूरी तरह से ये कैमरे लग जाएंगे। और रेलवे के इस फैसले की बड़ी वजह कानपुर की घटना है। कानपुर में ट्रैक पर सिलेंडर मिला और उसके बाद से आप देखिए इस तरह की प्रयास रेलवे की तरफ से किए गए हैं। कानपुर में ट्रैक पर सिलेंडर और बड़ी साजिश के सबूत मिले हैं। अब देखिए शुरुआती जो जांच हुई है उसमें टेरर लिंक के सबूत सामने आए हैं, यानी कि एक सैबोटेज करने की, एक दुर्घटना करने की साजिश थी। साजिश रचने वाला सेल्फ रेडिकलाइज, यह भी कहा गया है। अभी तक जो जांच हुई उसके मुताबिक ISIS के खुरासान मॉड्यूल के हाथ का भी इसमें शक है। और सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश का मॉडल, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह से उकसाने, भड़काने और ब्रेन वॉश करने की कोशिश, सोशल मीडिया से बम बनाने की ट्रेनिंग का भी शक है ये ISIS खुरासान मॉडल का। और देखिए जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद से अब रेलवे ने नई पहल शुरू की है ताकि ऐसी घटनाएं आगे ना हो। अगली बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से। जी हां, कठुआ में मारे गए आतंकियों से मिले विदेशी हथियार। आतंकियों से US मेड M सीरीज कार्बाइन राइफल मिली है। हथियारों पर मेड इन US लिखा हुआ है। तो कश्मीर में विदेशी हथियारों वाली साजिश, जी हां, विदेशी हथियार मिले हैं। कठुआ एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए थे और उनसे ये हथियार बरामद किए गए। मारे गए आतंकियों में एक जैश कमांडर, दोनों से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किया गया। आतंकियों के पास से अमेरिकी हथियार मिले हैं। आतंकियों से M4 असॉल्ट राइफल भी बरामद की गई है। नेटो सैनिकों ने अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया था और नेटो सैनिकों के छोड़े गए हथियार आतंकियों को मिले हैं। अंकित भट्ट हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ा। अंकित, बहुत हैरान करने वाली बात है, अमेरिकन मेड राइफल्स मिली हैं, असॉल्ट राइफल्स मिली हैं, और क्या जानकारी मिली है जो बरामद किए गए वेपन्स इन आतंकियों से, उसके बारे में? देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि कल कठुआ के अंदर एनकाउंटर होता है, कठुआ और उधमपुर बॉर्डर पर। अपर रीचेस में एनकाउंटर होता है जहां पे 2 फॉरेन टेररिस्टों को भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल ढेर करते हैं। वहीं इन आतंकियों से M4 राइफल, AK सीरीज राइफल, एक पिस्टल, आर्म्स एमुनेशन और ईटेबल जो है खाने पीने का सामान, वो मिलता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ट्वीट भी किया जाता है जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP जो है वो मुबारकबाद देते हैं और उसमें
ये भी कहा जाता है कि जो ये आतंकी यहाँ पर आए हैं वो एम सीरीज जो राइफल है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ साथ नाइट विजन डिवाइस और टेलीस्कोप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से रिकवरियां हो रही है उससे ये लग रहा है कि इन आतंकी, ये जब आतंकी इस तरफ आ रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर से, जितने भी आतंकी यहाँ पर सक्रिय है लगभग आतंकी जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर से आए हैं और उसमें ये लग रहा है कि इन्होंने वो तमाम हथियारों के साथ इक्विप्ड है जो नाटो इस्तेमाल कर रही थी। अब नाटो इस्तेमाल जो है वो कहाँ कर रही थी, वो अफगानिस्तान में कर रही थी, जब अफगानिस्तान में नाटो फोर्सेस एक्टिव थी और वहां बिल्कुल पर ये एक रूट समझ में आता है जिससे हथियारों की सप्लाई इन तक पहुंची है, लेकिन अपने आप में यह चिंता की बात है कि ऐसे हथियार भारत की जमीन पर इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकी। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अब बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। कोलकाता में डॉक्टर्स का प्रदर्शन और हड़ताल जारी है। सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच गतिरोध बना हुआ है। सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच अभी नहीं हुई है बात। पश्चिम बंगाल सरकार को बैठक की शर्तें मंजूर नहीं है। हड़ताली डॉक्टर्स भी अपनी मांग और शर्तों पर अड़े हुए हैं। तो कुछ इस तरह से गतिरोध है जो कि बना हुआ है। रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। रविशंकर दत्ता, 9 तारीख के बाद से ही लगातार जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका हड़ताल और प्रदर्शन जारी है। अभी जो मुख्य तौर पर गतिरोध नजर आ रहा है सरकार और हड़ताली डॉक्टर्स के बीच में, वो क्या है? देखिए, अभी तक स्थिति जो बना हुआ है इसमें राज्य सरकार और डॉक्टर के बीच जो बातचीत हो रहा है उसमें डॉक्टर का ये कहना है, पहली बात मुख्यमंत्री के सिवा और किसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे। कल जब चंद्रबाबू भट्टाचार्य बैठे हुए थे और चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए थे तो डॉक्टर्स ने जो मांग रखा, पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि एजेंडा बेस्ड ऐसा उद्धार नहीं हो सकता। आप जो मांग कर रहे हैं वो मानने के बाद ही डिस्कशन होगा, ऐसा नहीं हो सकता। डिस्कशन करने के लिए दोनों तरफ से बातचीत होने के लिए लूज रखना जरूरी है, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से जो मांग में अड़े हुए हैं वो वैसा हो नहीं सकता। उनसे पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है आज आप 3 सेक्रेटरी का रेजिग्नेशन मांग कर रहे हैं, कल फिर आप मांग करेंगे चीफ सेक्रेटरी का रेजिग्नेशन, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको लूज देना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो जूनियर डॉक्टर्स हैं जिनकी तरफ से मांग जो रखी जा रही है उस पर सरकार राजी नहीं है और यही वजह है कि जो गतिरोध है वो बना हुआ और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो अपनी मांग पर अड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश से खबर, यूपी के 513 मदरसों ने मान्यता सरेंडर की। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने दाखिल किया हलफनामा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का दिया हवाला। मदरसों की डिग्री कामिल फाजिल मान्य नहीं है। कामिल और फाजिल पर इंटरमीडिएट स्तर की नौकरी संभव। और सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का हलफनामा, जी मदरसे आधुनिक शिक्षा देने में सक्षम नहीं है। क्या कहा गया है सरकार की तरफ से? यूपी में मदरसे बोर्ड की डिग्री मान्य नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा है उसमें देखिए ये बातें कही गई। कक्षा 1 से 8 तक की मुख्य धारा के विषयों की पढ़ाई होती है। एक तर्क ये दिया गया है, स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई सरकार के मानकों पर खरे नहीं है। कामिल और फाजिल डिग्री प्रदान करता है मदरसा, ये कहा गया है कोर्ट में। और मदरसा स्नातक के लिए कामिल डिग्री देता है, यानी ग्रेजुएशन के बराबर की वो डिग्री देता है, जिसको लेकर ये सारे सवाल खड़े किए गए और ये सारा तर्क दिया गया है सरकार की तरफ से हलफनामे में। और स्नातकोत्तर के लिए फाजिल डिग्री देता है मदरसा, जिसमें ऑब्जेक्शन सरकार की तरफ से दायर की गई है। कामिल और फाजिल डिग्री नौकरी के लिए मान्य नहीं है, यानी कि वो जो पढ़ाई है वो किसी जॉब के लिए सही नहीं है। मदरसों की डिग्री दूसरे शिक्षण संस्थानों के बराबर नहीं है, यानी कि रेगुलर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर नहीं। कामिल और फाजिल पर इंटरमीडिएट स्तर की नौकरी ही संभव है, यानी कि 10+2 के लेवल की ही नौकरी संभव है। ये सारी बातें यूपी सरकार की तरफ से हलफनामे में कही गई हैं।